दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में चली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में शुरू हुई थी। चलिए अब आपको पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। यह योजना हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त देश में सड़क निर्माण, परिवहन व संचार सुविधाओं के विकास के द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया, जिससे उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विकास हो सके। इस समय आर्थिक समृद्धि दर जो कि 2.1% निर्धारित थी के स्थान पर 3.6% प्राप्त हुई। अतः यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। चलिए अब आपको बताते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो वर्ष 1956 से 1961 तक यह पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना भारत में सांख्यिकी के पिता पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई तथा ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, एक पॉइंट और है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हर साल 29 जून को पीसी महालनोबिस दिवस मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो वर्ष 1961 से 1966 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। यह योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त 1965 में पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था। यह योजना 1965 में अकाल के कारण असफल रही। इन परिस्थितियों में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ तथा 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। इस दौरान 3 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई क्योंकि देश की युद्धों के कारण वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इसे ही योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। योजना अवकाश का समय 1966 से 1969 तक था। तो नोट में एक और पॉइंट हमने लिखा है। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में तथा दूसरी बार 1966 एवं तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में किया गया था। चलिए अब जानते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1969 से 1974 तक यह योजना चली। यह योजना अशोक रुद्र दामन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्थिरता के साथ विकास करना था। इस योजना काल में आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए गए तथा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा क्रियान्वयन हुआ। इसी वर्ष 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चलिए अब जानते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। इस योजना काल में गरीबी के अवमूल्यन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। यह योजना राजनीतिक एवं सैद्धांतिक कारणों से जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी और इसके स्थान पर अन्नाव्रत योजना रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं प्रारंभ की गई। चलिए अब आपको रोलिंग प्लान के बारे में बताते हैं। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जब योजना में कुल लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है तथा इन्हें वार्षिक लक्ष्यों में बांटकर प्रत्येक वर्ष इनको मूल्यांकन व संशोधित किया जाता है जिससे एक निश्चित समय में लक्ष्य पूरा हो सके, तो यह योजना अन्नव्रत योजना अथवा रोलिंग प्लान कहलाती है। इसकी प्रेरणता रागेर क्रिस को माना जाता है तथा इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य गुरनाल मिर्डल ने किया था। यद्यपि भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय DT
लखड़वाल को जाता है। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 1983 के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। इस दौरान मुद्राओं की वैधता की समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रयास किए गए, परंतु 1980 के आम चुनाव में केंद्र की सत्ता में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण नवीन सरकार द्वारा अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को 1980 में ही समाप्त कर इसके स्थान पर 1980 से 1985 की अवधि हेतु छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई तथा अनवरत योजना यानी जिसे हम रोलिंग प्लान कह रहे हैं 2 वर्ष चली थी। उसके 1978-1979 वर्ष को पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष, 1979 से 1980 को एक वर्षीय योजना माना गया। चलिए अब आपको बताते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1980 से 1985 के बीच यह योजना चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य आधुनिकीकरण तथा गरीबी की समाप्ति था। इस हेतु सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डवाकारा, नाबार्ड की स्थापना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए। इनसे भारत में विकास को गति मिली तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित हुई। चलिए अब जानते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1985 से 1990 के बीच यह पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस समय खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हेतु संरचनात्मक सुधार किए गए। 1990 में भारत में आर्थिक संकट विद्यमान था, अतः भारत की दैनिक आर्थिक दशा के कारण पंचवर्षीय योजना संभव नहीं थी, अतः 1990, 91 तथा 91-92 के लिए एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। चलिए अब जानते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1992 से 1997 के बीच यह पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, जिसके माध्यम से देश में कुशल उत्पादन में वृद्धि हो। इस योजना अवधि में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने हेतु MDM कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त मैला ढोने की प्रथा की पूर्ण समाप्ति के लिए प्रयास किया गया। चलिए अब जानते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1997 से वर्ष 2002 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। निर्देशात्मक नियोजन की पद्धति के अपनाने के पश्चात यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई। इस समय रोजगार एवं शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। चलिए अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पर। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 से 2007 तक चलाई गई। यह योजना मानव के विकास के लक्ष्य को निर्धारित कर चलाई गई थी। इसके माध्यम से सरकार द्वारा दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को ज्यादा अवसर प्रदान करने की कोशिश की गई थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास हेतु दिसंबर 2005 में भारत निर्माण योजना, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त UNDP के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम मनरेगा प्रारंभ किया गया। चलिए अब जानते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो वर्ष 2007 से 2012 के बीच यह पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना का उद्देश्य तीव्रतर तथा समावेशी विकास था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना लाई गई थी। इस योजना में भारत की औसत GDP 7.9% रही। अब आपको बताते हैं अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 2012 से 2017 तक चली थी। तो योजना आयोग द्वारा योजना का लक्ष्य समावेशी विकास निर्धारित किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत वृद्धि दर का लक्ष्य 8.2% निर्धारित किया गया था। इस योजना में लिंग समानता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, युवाओं में कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था तथा नीति आयोग द्वारा अभी तक इस योजना की समीक्षा प्रसारित नहीं की गई है। चलिए अब आपको नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के बारे में बताते हैं। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गठन के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी किया गया। इसने 1950 में गठित नीति आयोग का स्थान लिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
आप नोट कीजिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए अब आपको बताते हैं नीति आयोग की संरचना के बारे में। नीति आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के होने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष प्रमुख अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया था, जबकि हाल ही में श्री राजीव कुमार को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सिद्धू श्री खुल्लर थी, जबकि वर्तमान में इस पद पर अमिताभ कांत कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग की एक शासी परिषद है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को भी शामिल किया गया है। यह शासी परिषद राज्यों की भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करती हैं। इसको तैयार करने के लिए नीति आयोग में अधिकतम 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 अंशकालिक सदस्य होंगे, जबकि 4 केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। अब आपको बताते हैं नीति आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में। तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय विकास से संबंधित प्राथमिकताओं, क्षेत्रों एवं रणनीतियों के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक समुचित तंत्र विकसित करना तथा इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर ले जाना, रणनीतिक एवं दीर्घकालिक कार्यक्रम तथा नीतियों का ढांचा तैयार करना, महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधाराओं वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक तथा शैक्षिक नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देना, आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना और कार्यक्रम एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर देना। चलिए अब नीति आयोग तथा योजना आयोग में आपको अंतर बताते हैं। वित्तीय संदर्भ में नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय अथवा थिंक टैंक की भांति कार्य करेगा। अब विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्यों को आवंटित किए जाने वाले फंड के निर्धारण की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास होगी, जबकि पूर्व में यह शक्ति योजना आयोग के पास होती थी। राज्यों की भूमिका के आधार पर अंतर, तो नीति आयोग में राज्यों की भूमिका अपेक्षाकृत सर्वाधिक दिखाई देती है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तथा वार्षिक योजना बैठक तक सीमित थी। अतः नीति आयोग भारत के संघीय ढांचे के अनुकूल है। अब आपको इसमें सदस्य संख्या के आधार पर अंतर बताते हैं। तो योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की जो संख्या है वह कम होती है तथा नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या का निर्धारण समय की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं।